ये घटना सत्य घटना पर आधारित है। बस पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। नया घर, नया स्थान और बेचैन हवाओं की जद में इंसान। एक नए घर में रहने वाले परिवार की दास्तान, जहां उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ पर कोई और भी है। मानसी और अंशु छत पर खड़े थे। शाम का समय था। अभी नए घर में शिफ्ट हुए 2 महीने ही गुजरे थे। उनका छोटा भाई साइकिल चलाता हुआ दिखाई दे रहा था। 8 साल का सनी सड़क पर चक्कर लगाता हुआ चिल्ला रहा था, दीदी मुझे देखो। मानसी और अंशु, जो उससे उम्र में 3 और 4 साल बड़ी थी, जब भी सनी घर के पास से गुजरता, चिल्लाता हुआ निकलता, मानसी और अंशु दोनों खिलखिलाकर हंसते। अभी उन दोनों की दोस्ती मोहल्ले की और लड़कियों से नहीं हुई थी। दूर से पापा भी स्कूटर से ऑफिस से आते हुए दिखाई दे रहे थे। सरकारी कर्मचारी थे मनोज, इसलिए 6 बजे तक घर आ जाते थे। उनके आते ही दुर्गावती, उनकी पत्नी, चाय बनाती। अंशु और मानसी भी पापा को आते देख छत से नीचे आ गईं। दुर्गावती चाय बनाने में व्यस्त हो गई। सनी को भी पता था कि पापा आ गए हैं। उनका स्कूटर, जो दूर से ही उसने देख लिया था, और उसे यह भी पता था कि मम्मी चाय के साथ जरूर कुछ गर्मा गर्म नाश्ता बनाएंगी। इसी लालच में सभी बच्चे जब पापा आते तब घर ही पहुंच जाते। इसी बहाने सभी लोग साथ में चाय नाश्ता करते। उसके पश्चात दुर्गावती खाना बनाने में जुट जाती और बच्चे पढ़ाई में। अंशु और मानसी घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाती थी। 12 साल की अंशु और 11 साल की मानसी आपस में बहनें कम, सहेली ज्यादा थी। दोनों की आपस में बनती थी, लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था, पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती थी। मनोज जी ने अभी 3 महीने पहले ही किराए से मकान लिया था, क्योंकि उनका कार्यालय यहाँ से नजदीक था। इस इलाके में काफी सारे खाली प्लॉट थे। इसमें से कुछ पर मकान बनने का कार्य चालू था। कई बार रात में बड़ा सुनसान और सन्नाटा सा प्रतीत होता था। मोहल्ले के बच्चे भी ज्यादा देर तक बाहर नहीं खेलते थे। सख्त हिदायत दी थी कि 6:30 तक घर के अंदर सभी बच्चे आ जाने चाहिए। अंशु और मानसी की दोस्ती पास में रहने वाली नीरू से हो गई। अब उनका भी मन यहाँ पर लग गया था। शाम होते ही नीरू उनके यहाँ आ जाती और तीनों मिलकर खेलती। 2 रूम, एक किचन और एक छोटा सा पोर्च, जिसमें पिछला हिस्सा खुला था। वहां पर टॉयलेट बना था। अगर किसी को रात में टॉयलेट जाना होता था तो खुले पोर्च में से होकर गुजर के जाना होता था। अंदर के रूम में सनी और मम्मी पापा सोते और बाहर एक दीवान, इस पर अंशु और मानसी सोया करते थे। 3 महीने तो गुजर चुके थे इस नए घर में, पर यह रात थोड़ी अलग थी। रात के 10 बजे तक सभी लोग सो जाया करते थे। अंशु का स्कूल समय दोपहर 12 बजे था और मानसी का सुबह का था, तो तड़के 5:30 बजे उठना होता था। और मनोज जी भी दफ्तर के लिए 8:30 बजे तक निकल जाते थे। सनी का स्कूल दिन में था, इसलिए वह आराम से उठता था। अंशु और मानसी बाहर वाले कमरे में सो रही थी। अभी सोए हुए उन्हें 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे। कमरों की लाइट अचानक से बंद हो गई और थोड़ी देर चूड़ियों के खनकने की हल्की सी आवाजें आने लगी। मानसी की नींद खुली, पर आंखें बंद थी। उसने सोचा मम्मी के करवट बदलने के कारण चूड़ियों की खनकने की आवाज आ रही होगी, पर चूड़ियों की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कमरे में कोई घूम रहा हो। आवाज पहले तेज होती, फिर धीरे हो जाती, जैसे कोई दूर से पास आ रहा हो और फिर पास से दूर जा रहा हो।
अब तो मानसी की हालत खराब हो गई। पहले उसे लगा ऊपर पंखा जो चल रहा है उसी में से कुछ आवाज आ रही है, पर जब उसे ये पता चला कि अभी तो ठंड के दिन है, मैंने रजाई ले रखी है और पंखा तो बंद है, मम्मी देर तक चूड़ियां क्यों खनखाएंगी, ये सोचकर तो मानसी के रोंगटे खड़े हो गए। सांसें तेज तेज चलने लगी, पर कमरे में चूड़ियों की खनकने की आवाज और ये आवाज कि कोई पास आ रहा है फिर दूर जा रहा है, इन सभी ने मानसी को भयभीत कर दिया। अब मानसी की परीक्षा की घड़ी थी। उसे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई बिस्तर के पास ही खड़ा है और उसके कानों में चूड़ियों को खनका रहा है, और इतनी तेज तेज चूड़ियों को खनकने की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी कि जैसे कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। अब मानसी समझ चुकी थी ये कुछ और बला है। क्या है पता नहीं, पर कुछ ठीक नहीं है। कौन है ये? क्या ये भूत या भूतनी है? अब तक तो केवल टीवी और कहानियों में ही भूतिया कहानी पड़ी थी, पर ऐसे अनुभव से मानसी पहली बार गुजर रही थी। जैसे ही चूड़ियों की आवाज थोड़ी कम हुई, मानसी उल्टा लेट गई, मनी मन भगवान के नाम का जप करने लगी। उस उम्र में उसे कोई मंत्र भी याद नहीं था, बस राम 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 का नाम रट रही थी, कभी हनुमान कभी राम, और सोच रही थी उसने फिल्मों में देख रखा था कि भूत प्रेत वश में आ जाते हैं जब ये नाम लिए जाते हैं। पर इस बात से वह और पसीने पसीने हो गई थी। उसे लग रहा था कि अंशु कितना भाग्यशाली है कि वो सो रही है और मैं हूँ जो इस बला में जूझ रही हूँ। ये सोचते सोचते मानसी ने सारी रजाई अंशु से खींच ली और अंशु बिना रजाई के सीधी पड़ी हुई थी। तब आवाज दूर हो गई। तब मानसी ने आंख खोलकर देखने की कोशिश की, पर कुछ नहीं दिखा। दूर कुछ सफेद दिखा, पर स्पष्ट नहीं था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वह कोई भूत था, पर पर कोई तो था या कोई तो थी, ये कहना उचित है। फिर उसने डर के मारे आंखें नहीं खोली। ये चूड़ियों की खनकने की आवाज लगभग 2 घंटे चली। मानसी का गला सूख चुका था। फिर जाने कब उसे नींद आ गई, पता नहीं चला। मानसी का स्कूल सुबह का था। वह जल्दी तैयार हुई और रात की बात बिल्कुल भूल गई। उसे कुछ भी याद नहीं आया। वह रोज की तरह नियमित तैयार होकर स्कूल चली गई। अंशु का स्कूल दोपहर का था। वह लगभग 11:30 बजे घर से निकल चुकी थी। तभी मानसी दिल में लगभग 2 बजे घर आई और जैसे ही उस रूम में गई, उसे रात की पूरी घटना याद आ गई। उसने मम्मी को, अपने भाई सनी को रात में घटी इस डरावनी घटना का वृत्तांत बताया। ये सुनकर मम्मी भी चौंक पड़ी। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ और मानसी को कहने लगी कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं। पर मानसी के बार बार कहने पर दुर्गावती को विश्वास होने लगा। दुर्गावती दुर्गा जी की भक्त थी। उन्होंने उसी समय पूरा कमरा धोकर माता रानी का चित्र लगाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया ताकि यहाँ से भूत बाधा दूर हो जाए। जब पाठ खत्म हुआ तब स्कूल से अंशु भी आ गई। उसने पूछा ये क्या हो रहा है? तब उसे रात की सारी घटना मानसी ने बताई। तब अंशु ने कहा कि मैंने भी इस घटना को महसूस किया, पर मैंने आंखें बंद कर रखी थी तो मुझे भी कुछ दिखा नहीं, और डर इतना कि पूछो मत। मैं तो हिम्मत ही हार गई थी कि आंखें खोलकर देखा जाए। मैंने भी 2 घंटे तक उस चूड़ियों की खनखने की आवाज़ सुनी और एक बार तो लगा जैसे कोई कान में चूड़ियों की खनखनाहट जानबूझ के किए जा रहा है ताकि मैं उठ जाऊं। तब मानसी ने कहा कि तुमने मुझे उसी समय क्यों नहीं बताया? तब अंशु बोली, अच्छा मेरी तो जान ही निकल गई थी, तूने क्यों नहीं मुझे उठाया?
मानसी बोली, अच्छा तो तुम भी तो जगा सकती थी दीदी। दोनों की बात सुनकर माँ दुर्गा थोड़ी चिंतित हुई और आसपास लोगों से इस बारे में बात की। तब कई लोगों ने जानकारी दी कि ये स्थान पहले शमशान था। यहाँ पर मुर्दे जलाए जाते थे, पर समय के साथ यहाँ पर प्लॉटिंग हो गई और मकान बनने लगे। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ की हवाओं की जद में कुछ इस तरह की रूहें भी शामिल हैं। ये सुनकर तो दुर्गावती के रोंगटे खड़े हो गए और उसने मनोज जी के आते ही घर में पूजा करवाने का निश्चय किया। कई आसपास के लोगों ने भी स्वीकार किया कि उन्हें भी इस तरह के कोई अनुभव हो चुके हैं, परंतु किसी को अभी तक कोई हानि नहीं पहुंची। फिर भी बच्चे तो डरेंगे ही। तब से अंशु, मानसी, सनी तीनों बहुत धार्मिक बन गए और पूजा पाठ में रुचि दिखाने लगे। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रीना के भाई आशीष का दोस्त रवि घर पर आया हुआ था। रीना की माँ ने रवि से कहा, बारिश बंद हो जाए तब चले जाना। थोड़ी देर रवि रुक गया। शाम के 8 या 8:30 बजे होंगे। सारे लोग घर के टीवी देख रहे थे। टीवी में डरावना सीरियल आ रहा था। उसे देखते हुए आशीष ने रवि से कहा, यार मुझे तो इन भूत प्रेतों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये होते भी होंगे या नहीं, ये सब बकवास है। क्यों रवि, क्या कहता है? रवि ने कहा कि मेरे पापा ने मुझे कुछ बताया था, लेकिन तुम डर जाओगे क्योंकि मेरे पापा बहुत बहादुर हैं। वह झूठ नहीं बोलते, उन्हें किसी से डर नहीं लगता। वह भूत में विश्वास भी नहीं करते थे। वह भी ये कहते थे कि कोई भूत या कोई प्रेत नहीं होता, पर उन्हीं ने जो बताया उस पर तो यकीन करना ही हुआ, क्योंकि कोई पिता अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं डरा देगा। ये सुनकर रिया और आशीष की जिज्ञासा बढ़ गई। सब टीवी शो छोड़कर रवि की बातें सुनने लगे और रवि से कहने लगे, प्लीज बताओ ना यार, तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या बताया? रवि ने कहा कि जब मेरे पापा पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें घर से दूर जाना पड़ा। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें कॉलेज उसी शहर में नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें घर से दूर जाना पड़ा। पढ़ने में तो होनहारी थे और घर के पहले इंजीनियर वही बने। सभी लोग बहुत खुश थे। कॉलेज के पास एक ही किराए का घर था, जिसमें एक रूम और एक किचन था। जो उनके लिए पर्याप्त था, ले लिया गया था। हॉस्टल में रहना उन्हें पसंद नहीं था। अकेले आराम से रहकर पढ़ाई करना चाहते थे। पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी तो पढ़ना भी बहुत पड़ता था। कमरे के ठीक बीच में एक खिड़की थी, वहां रोशनी अच्छी आती थी। उन्होंने सोचा यहीं पर टेबल कुर्सी लगा ली जाए, हवा भी आएगी, रोशनी भी अच्छी रहेगी, पढ़ने के लिए अच्छा है ये। उसी खिड़की के पास टेबल लगाकर कुर्सी पर बैठकर पढ़ा करते थे। दूर एक घना वृक्ष था, कभी कभी उस पर नजर पड़ जाती थी। बाहर देखते फिर पढ़ने लगते। आराम से दिन गुजर रहे थे। उसी शहर में एक रिश्तेदार भी थे, तो खाने पीने की दिक्कत नहीं थी, उन्हीं के यहाँ खाना हो जाता था। एक दिन रात को मेरे पापा उन्हीं रिश्तेदार के यहाँ से खाना खाकर घर आए। अभी 9 बज रहे थे। उन्होंने सोचा थोड़ी देर पढ़ लिया जाए, फिर जब थकान होगी तब सो जाएंगे। उसी टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया और खिड़की भी खोल ली। दूर से पेड़ रात में भयानक लग रहा था। वहाँ कोई रोशनी भी नहीं दिख रही थी, पर यह समझ में आ रहा था कि ये वही वृक्ष है। अचानक पढ़ते पढ़ते
उन्हें लगा कि कमरे में कोई घूम रहा है। कुछ चलने की आवाजें आ रही थी, पर वह पढ़ते रहे। उन्होंने पीछे नजर घुमाकर नहीं देखा, अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया। उन्हें डर भी नहीं लग रहा था, बस सोच रहे थे कि ये कौन है। पर पीछे मुड़कर देखना उन्हें सही नहीं लग रहा था। पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं देखा, ये बात तो समझ में नहीं आई। लेकिन थोड़ी देर में आवाज आना बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई चला गया हो। और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरे कमरे में कीचड़ से सने पैरों के निशान दिखाई दिए। वे चौंक पड़े पर घबराए नहीं। उन्होंने पूरे कमरे में पोछा लगा दिया और सोने चले गए। अब तो आए दिन यही क्रम चलता रहा। वे पढ़ने बैठते, खिड़की खोलते, थोड़ी देर बाद कमरे में चलने की आवाज़ आने लगती। जब आवाज़ आनी बंद होती, पापा पीछे मुड़कर देखते। कीचड़ से सने पैर फिर दिखाई देते। पता नहीं पापा का मन पढ़ने में कैसे लगता था। मैं होता तो फौरन भाग खड़ा होता, पर पापा अपना मन पढ़ाई में लगा देते और ध्यान ही नहीं देते। कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन उन्होंने वह खिड़की बंद कर दी, खोली नहीं। उस दिन शांति रही, कोई नहीं आया। ये सब बात उन्होंने मेरे दादाजी को बता दी। उन्होंने तुरंत घर बदलने की बात अपने रिश्तेदार से कही और उसी दिन उनके रिश्तेदारों ने घर बदलवा दिया। पर मुझे लगता है मेरे पापा जैसे हिम्मती बहुत ही कम लोग होते होंगे। ये सुनकर रीना और आशीष डर गए थे। बारिश कम हो गई थी। रीना की मम्मी ने रवि को खाना खिलाकर घर भेज दिया। रात भर रीना और आशीष इसी बात पर चर्चा करते रहे और अंकल की बहादुरी की दाद देते रहे। विनय अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। मम्मी खाना बना रही थी और उसका छोटा भाई अपना होमवर्क कर रहा था और बार बार विनय से पूछ रहा था, भैया ये सवाल बता दीजिए। विनय कभी टीवी देखता, कभी अपने छोटे भाई चिंटू को होमवर्क करवाता। तभी मम्मी ने आकर दोनों भाइयों को प्लेट में पकोड़े पकड़ा दिए। चिंटू पकोड़ा खाते खाते दौड़ लगाकर गैलरी में चला गया। विनय भी पकोड़े खाते खाते टीवी देख रहा था। विनय का एक बड़ा भाई राघव था। वह ज्योतिष जानता था। तभी विनय को अचानक लगा कि चिंटू की प्लेट के पास एक आदमी बैठा है और पकोड़े खा रहा है। उसने उससे कहा, कहाँ से आए हो भाई? कैसे घुस आएगा तुम घर में? तभी चिंटू दौड़ लगाकर अपनी प्लेट में से एक पकौड़ा उठाकर वापस भाग गया। तब विनय ने कहा, चिंटू ये आदमी तेरा पकौड़ा खा रहा था। तब चिंटू ने कहा, भैया यहाँ तो कोई नहीं है, और वह चुपचाप बैठ गया। विनय को वह आदमी दिखाई दे रहा था, लेकिन चिंटू को नहीं। तभी विनय ने अपनी माँ को भी आवाज़ दी और कहा, देखो माँ, ये आदमी पकोड़े खा रहा है और चिंटू को दिख ही नहीं रहा। पर माँ को भी वह आदमी नजर नहीं आया और थोड़ी देर विनय को भी वह आदमी नहीं दिखा। सब लोग हैरान थे कि विनय को वह आदमी दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तभी राघव घर में आया। उससे भी विनय ने कहा कि लोगों की आंखें खराब हो चुकी हैं, मुझे वह आदमी दिख रहा था और इन लोगों को दिख ही नहीं रहा। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, दरवाजा तो बंद था और अचानक इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया। तब राघव ने उसे मजाक में कहा, अरे भूत तो नहीं देख लिया तूने? वह बेचारे कहाँ जाएंगे, वह भी तो घूमते रहते हैं और कभी कभी दिख जाते हैं। विनय भी हंसने लगा, पर यह तो पहली बार था। अब तो अक्सर ही विनय को घर में कोई ना कोई दिखने लगा। और घर ही नहीं, एक दिन जब वह कॉलेज में बेंच पर अपने दो दोस्तों के साथ बैठा था, तब उसको अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने सोचा कॉलेज में बूढ़ा आदमी कहाँ से आ गया।
उसने अपने दोस्तों को कहा, चलो उस बूढ़े आदमी से पूछें वह भी क्या पढ़ने आया है यहाँ पर, और हंसने लगा। तब उसके दोस्तों ने कहा कि कौन सा बूढ़ा आदमी, हमें कोई नजर नहीं आ रहा। अब तो विनय को लगा कि सब शायद उसका मजाक बना रहे हैं। उसने फिर से कहा, अरे सामने उस पेड़ के पास वो आदमी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? सब चौंक पड़े, बोले नहीं यार विनय, सच में हमें कुछ नहीं दिख रहा यार। पर हमें नहीं दिख रहा। विनय उनका हाथ पकड़कर उस ओर जाने लगा जहां पर वह आदमी खड़ा था। पर अचानक ही वह बूढ़ा आदमी नजरों से ओझल हो गया। अब तो विनय अपने आप पर शक करने लगा। उसे लगने लगा कि क्या मैं पागल हो गया हूं या मेरा वहम है। उसका पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। शाम को जब विनय घर पहुंचा, उसने अपने भाई राघव को सारी बात बताई। राघव ज्योतिष जानता था। उसने विनय की जन्म पत्रिका बनाई। उसमें उसे ये ज्ञात हुआ कि उसे प्रेत बाधा योग है। इससे उसे कभी कभी भूत प्रेत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अनिष्ट नहीं है, सिर्फ दिखाई देंगे, बाकी परेशानी की कोई बात नहीं थी। तब उसने विनय से कहा कि कुछ लोगों की पत्रिका में ये प्रेत बाधा योग होता है, जिसके कारण उन्हें भूत प्रेत आत्माएं दिखाई देती हैं। पर तुम्हारी जन्म पत्रिका में ये अच्छी बात है कि वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी बजरंगबली का नाम ले लिया करो। विनय अपने भाई की बात सुनकर चौंक पड़ा, पर फिर भी उसे सांत्वना मिली कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विनय का कॉलेज पूरा हो चुका था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था। किसी काम के सिलसिले में उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। वह एक होटल में कमरा लेकर ठहर गया, पर रात को ना जाने वह सो नहीं पाया। एक बेचैनी सी उसकी दिमाग में थी। लग रहा था कि कमरे में कोई है। उसने सोने की बहुत कोशिश की, पर कहीं ना कहीं उसे कोई आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई कुछ धीमे धीमे कह रहा हो। फिर उसे एक साया दिखाई दिया, पर वह साफ नहीं था। अब तो विनय ने होटल के मैनेजर को फ़ोन लगाकर कमरा बदलने को कहा। मैनेजर ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है विनय? विनय ने कहा, पता नहीं लग रहा, जिसे कमरे में कोई कोई है। बेचैनी है बहुत। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तभी मैनेजर ने एक एम्प्लॉय को बुलाकर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, ये रूम क्यों दिया है? उस एम्प्लॉय ने जवाब दिया, सर पहले भी कई लोग यहाँ पर ठहरे हैं, तब तो सब ठीक ठाक था। खैर, विनय का रूम बदल दिया गया। अगले दिन उसने एक वेटर से पूछा। वेटर ने कहा कि उस रूम में किसी ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर विनय घबरा गया। मन ही मन सोचा, बाल बाल बचे, जय बजरंग बली की। पाँच साल की पीहू पता नहीं बहुत डरी हुई थी। अपनी मम्मी से बार बार कह रही थी, इस बिल्ली को हटाओ, इस बिल्ली को हटाओ, इसको हटाओ। पर उसकी मम्मी ने कहा, यहाँ कोई बिल्ली नहीं है, पीहू जाओ, यहाँ कोई बिल्ली नहीं है। पीहू अपना मुंह लटकाए डरी सहमी वहां से चली गई। पर रात में उसे बुखार आ गया। वह बुखार में ही बड़बड़ाती रही, इस बिल्ली को हटाओ, इसे हटाओ। पीहू की मम्मी श्वेता ने घर में और बच्चों से भी पूछा कि ये ऐसा क्यों कह रही है कि बिल्ली को हटाओ। तभी मुस्कुराता हुआ चीकू बोला, कुछ नहीं चाची, हम लोग डरावनी पिक्चर देख रहे थे और ये भी वहाँ खड़ी हो गई। हमने मना किया पर ये नहीं मानी, लग रहा है ये डर गई है। डॉक्टर को दिखाया, उसकी दवा भी कराई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी। उसकी मम्मी उसी के पास ही रहती थी, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाती। पता नहीं उस मासूम के मन में
किस बात का डर दहशत के रूप में घर गया हो कि मन से निकलता ही नहीं था। शायद थोड़ी उम्र में बड़ी होती तो समझती भी। हर तरीके से उसे समझाया गया। तभी उससे 6 साल बड़ा भाई अजय बोला, जिस दिन रात में छत पर सोए थे उसी दिन से इसे बिल्ली दिखी थी। इसने मुझे सुबह बताया था, पर मुझे कोई बिल्ली नहीं दिखी। पीहू की तबीयत को देखते हुए घर में दादी उसकी नज़र उतारने लगी। कई तरह के टोटके भी आजमाए गए, पर पीहू के मन से उस बिल्ली का डर नहीं निकला। डॉक्टरों ने तो ये तक कह दिया कि ये 5 साल की मासूम के मन में किसी भयानक या डरावनी बात का असर हुआ है, जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रही है। दवाएं भी बेअसर हो गई हैं। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। हर तरह की झाड़ फूक भी करवा ली। घर परिवार के सभी लोग बहुत चिंतित थे और उसे लेकर शहर लखनऊ आ गए। वहाँ पर उनके रिश्तेदार भी थे। पास के ही एक माने हुए अस्पताल में उसका इलाज चलने लगा कि वह ठीक हो रही है, पर फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि हमारे बस का नहीं है, लगता है कोई दूसरा बुखार है। पीहू की माँ रोने लगी। 5 साल की छोटी बच्ची की इस असहनीय पीड़ा को वह देख नहीं पा रही थी। अस्पताल में भी श्वेता के रिश्ते के देवर ने एक डंडा हाथ में लेकर पीहू के मन से डर हटाने का पूरा प्रयास किया कि अभी उसी डंडे से मारता हूँ। कौन सी बिल्ली है, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, तुम बेफिक्र रहो, मैं बैठा हूँ डंडा लेकर। लेकिन बिल्ली सिर्फ पीहू को ही नजर आती थी। उससे पूछने पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली और आदमी के रूप में कोई मिली जुली शक्ल है, लेकिन इतनी कम उम्र में वह यह व्याख्या नहीं कर पाती थी कि आखिर उसे दिख क्या रहा है। अब तो सभी ने यह निश्चय कर लिया था कि इसे मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाए, वहीं इसका इलाज हो सकता है। पर वहाँ भी निराशा हाथ लगी। उसका कोई इलाज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी। ये बीमारी भी दहशत की, ये बीमारी थी डर की। ये बीमारी मासूम पीहू को अनजान आकृति से जो बिल्ली की तरह थी उससे मिली थी। आज के वैज्ञानिक युग में कई लोगों ने किसी ऊपरी हवा के असर का होना अंधविश्वास समझा और उसका चिकित्सीय इलाज होता रहा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। ना कुछ खा, ना कुछ पी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी वो। ना उसके शरीर को कुछ लग रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा जा रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। एक हंसती खेलती फूल सी बच्ची जो घर की रौनक हुआ करती थी, आज इस अवस्था में थी कि उसे देखकर पूरा परिवार शोकाकुल हो गया। उसे वापस गांव ले जाने की तैयारी की गई कि गांव में ही कुछ पीर फकीर की सहायता ली जाए। ये सोचकर पीहू की माँ और चचेरे देवर पीहू के साथ वापस गांव रेल से जाने लगे। पर दुर्भाग्य उनके साथ था। ट्रेन में भी पीहू चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। वो फिर आ गई, मुझे ले जाएगी, मम्मी अपने साथ ले जाएगी। पीहू की हालत ट्रेन में ही बहुत ख़राब हो गई। उसे बहुत हिम्मत दिलवाई, पर कोई फ़ायदा नहीं। माँ के आंचल में ही पीहू ने आखिरी सांस ले ली। आखिर तक अपनी माँ को बोलती रही कि वह मुझे ले जा रही है, और पीहू अपनी माँ की गोद में निढाल हो गई। देवर समझ गए कि पीहू अब चल बसी है। कोई कुछ नहीं कर पाया, अनहोनी को टाल नहीं पाया। उस माँ का दर्द समझना आसान नहीं, जिसके लिए वह 5 साल की पीहू सब कुछ थी। उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगी।
पीहू के जन्म से लेकर अभी तक की, कैसे पीहू ने अपने बचपन को जिया, उसकी हर छोटी छोटी हरकतें, हर बात जिस पर वह हंसा करती थी, अब रोने का कारण बन चुकी थी। जिस घर में पीहू की खिलखिलाहट गूंजा करती थी, वहीं पर अब मातम छा गया। आज भी श्वेता के मन में यही काश रह गया है कि पीहू काश बच पाती, कोई ऐसा मिल जाता जो उसे ठीक कर पाता। पर नियति बहुत दर्दनाक थी। जिंदगी ऐसे दर्द दे जाती है, कुछ जख्म ऐसे छोड़ जाती है जो कभी नहीं भरते। वो यादें उन जख्मों को छेड़कर नासुर बना देती हैं। पर जीना पड़ता है, मर मर के जीना पड़ता है। श्वेता भी अब अपने बच्चों और पीहू का भाई, उन्हीं के खातिर जी रही है। सरला, जो कि नाम से बहुत सरल और सीधी सादी महिला थी, पर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उसके पति ने उसे 2 बच्चों के साथ अकेला छोड़ दिया और घर से निकाल दिया। कुछ दिन मायके में रही और घर से ही छोटा मोटा काम करती रही। बेटा 15 साल का था और बेटी 20 की। मायके में भाई भाभी सभी उसके गहरे दुख को समझते थे, पर कुछ कह नहीं सकते थे। आत्मनिर्भर बनने के लिए वह घर से ही टिफिन बनाकर लोगों को देती रही, जिससे कुछ आर्थिक रूप से वह आत्मनिर्भर होने लगी। बेटा अरुण भी अपनी स्थिति अच्छे से जानता था। अपनी माँ की मदद करने के लिए लोगों के घर टिफिन पहुंचा दिया करता था। बेटी शालू घर के कामों में सहायता करती, जिससे भाभी और माँ उन दोनों को भी सहारा मिलता। अपनी नियति मानकर सरला मायके में ही रह गई। उसे अपनी बेटी की चिंता सता रही थी। 8 से स्नातक की पढ़ाई कर चुकी शालू की धूमधाम से शादी की गई। अपनी हैसियत से ज़्यादा ही शालू को सम्मान दिया गया, ताकि वह ससुराल में सुखपूर्वक जीवन गुजार सके। ससुराल के लोग भी भले ही थे, पर भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। पता नहीं शालू को ससुराल में ही कुछ अजीब अजीब दौरे पड़ने लगे। वह कभी जोर जोर से हंसने लगती, कभी रोने लगती, चीजें उठा उठा कर फेंकने लगती। उसके पति अनिल ने उसे रोकने की कोशिश की, तब उसने अपने पति को भी धक्का दे दिया और उसके ऊपर भी हमला बोल दिया। अनिल को गहरा आघात पहुंचा। यह शालू का कौन सा रूप है, ये कौन सी बीमारी है? बहुत इलाज कराया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक ही शालू की आवाज़ बदल जाती। दोहरी आवाज़ में शालू की बोली निकलती। अब ऐसे हालात में अनिल काफ़ी शालू के साथ रहना सुरक्षित नहीं था। पता नहीं शालू में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती कि वह पलंग उठाकर फेंक देती। अब तो कई लोगों ने इसे ऊपरी हवा या किसी भूत प्रेत बाधा का होना बताया। इसके लिए भी अनिल ने बहुत उपचार करवाया, पर शालू ठीक नहीं हो पाई। ऐसे ही करते करते 2 साल बीत गए, पर अनिल अब धैर्य खो चुका था। अब उससे ऐसा जीवन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी माँ, भाई, पिता सब लोग परेशान थे। जब भी शालू की हालत बिगड़ती, सब सकते में आ जाते और उससे दूर ही रहते। पर कब किसी को शालू हानि पहुंचा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता था। चीज़ें फेंक फेंक कर मारना, खाने पीने की ख्वाहिशें करना, भरी भरी आवाज़ में उसकी बातें बहुत डरावनी लगती थी। इन सब वजहों के कारण अनिल ने शालू को उसके मायके छोड़ दिया। सरला का दुख पहले ही कम नहीं हुआ था। सोचा था बेटी का ब्याह करने के बाद सुख शांति रहेगी, पर नहीं, यहाँ तो बेटी पर ही पता नहीं कौन सी आफत आ गई।
पर शालू जैसी ससुराल में थी, मायके में भी उसका रवैया वही था। अचानक फिर से वह जोर जोर से हंसने लगी। उसे देखकर सभी लोग डर जाते। अब तो सरला के भाई ने भी कह दिया कि हो सके तो दूसरे घर में चली जाओ, क्योंकि उसके भाई के 2 बच्चे थे। कभी कुछ उनको शालू हानि पहुंचा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि वह किसी के बस की नहीं थी। उसे अकेले क्या, कई लोग मिलकर भी नहीं संभाल पाते थे। बहुत ताकत आ जाती थी शालू के अंदर। इन सब कारणों से मजबूरी में सरला ने पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। एक दिन सरला पीने का पानी भर रही थी और जैसे ही उसने नल चालू किया, नल में से खून बहने लगा। वह बहुत डर गई। उसने घर के सभी नलों को चेक किया, सभी में खून ही निकल रहा था। अब तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सरला क्या करे। ये क्या है? ये कोई बीमारी है या किसी भूत प्रेत का साया है? क्योंकि बीमारी में तो ऐसा नहीं होगा कि घर के नल से खून बहने लगे। उसने आसपास लोगों से भी इस बारे में चर्चा की। आपके घरों में क्या पानी सप्लाई में गंदगी आ रही है? पर उन्होंने सबने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो पानी साफ आ रहा है। शालू की आंखें भी बहुत डरावनी लगती थीं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। लगता था जैसे पत्थर की मूर्ति हो। पर जैसे ही उसके अंदर वह नकारात्मक शक्ति आ जाती, वह घर में ही हिंसा, अभद्रता, तोड़फोड़, आमादा पर उतर आती। एक बार तो उसे जब बिस्तर पर जबरदस्ती लेट आया, तब वह हवा में उड़कर छत से चिपक गई। यह हादसा देखकर तो सरला और अरुण के होश उड़ गए। अब तो पक्का हो चुका था कि शालू पर किसी प्रेत का साया है और उसे जल्द ही ठीक करने के लिए कोई उपाय करना होगा। सरला लोगों से पूछती रही कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर इन सभी बातों से छुटकारा पा सकें। कई जगह हो गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई शालू को ठीक नहीं कर पाया। झाड़ फूक, सब कुछ जो हो सकता था वो सब करवा कर देख लिया। सरला बहुत हताश थी। सरला दिन पर दिन बहुत उदास रहा करती थी। इसी वजह से दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती कि उसने क्या उसके जीवन में केवल परेशानियां ही रखी हैं, कोई सुख नहीं रखा, मेरे नसीब में नहीं लिखा। रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना किया करती। एक दिन एक पुजारी ने उसे रोता देखकर उससे पूछा। सरला ने सब कुछ उस पुजारी को घटनाक्रम बता दिया। तब पुजारी ने उसे समझाया, बेटा, विधि का विधान जो लिखा है वह तो होकर रहेगा, मगर हिम्मत रखो। मेरी जानकारी मेहंदीपुर बालाजी जो राजस्थान में है, वहाँ पर ये मंदिर है। वहाँ पर जाओ, सुबह जरूर लाभ होगा। और शालू को वहीं पर जब तक रखो तब तक वह ठीक ना हो जाए। मैंने कई लोगों के बारे में सुना है कि वह वहाँ पर इन बाधाओं से मुक्त हो चुके हैं। पर एक बात है, वहाँ से जब वापस लौट कर आते हैं तब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते, नहीं तो बाधाएं आपके साथ आ जाती हैं। सरला को तो जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाई दे गई हो। उसने घर जाते ही अरुण से इस बारे में चर्चा की। वह तीनों अगले ही दिन मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल पड़े। शालू को 4-5 महीने वहाँ पर रखने दिया। कई जानकार लोग वहाँ थे जो इन सब बातों से मुक्ति कैसे हो जानते हैं, वे जानते थे। वे कहा करते थे कि यहाँ पर एक ऐसी हनुमान जी की शक्ति है, इन्हें ही मेहंदीपुर बालाजी के नाम से पुकारा जाता है और इसी नाम से ये हनुमान जी विख्यात हैं। अगर उनकी कृपा हुई तो यह जरूर अच्छी हो जाएगी। ईश्वर ने सरला और अरुण की प्रार्थना स्वीकार कर ली। 5 महीने बाद शालू सामान्य हो गई। अब से कोई भी वादा या बीमारी नहीं थी। ये देखकर सरला और अरुण बहुत प्रसन्न हुए और शालू भी अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आई। बाद में शालू की दूसरी शादी कर दी गई।
क्योंकि अनिल ने उसे तलाक दे दिया था। आज भी शालू अपनी दूसरी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल है और अब उसे कोई बाधा नहीं है। बहुत साल पहले की बात है। मेरे नाना जी संस्कृत के शिक्षक थे और मध्य प्रदेश के छोटे से फंदा गांव के एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाते थे। उनके 4 बेटे और 2 बेटी थी। उन्हें बहुत शौक था कि उनके बच्चे भी शहर घूमें, क्योंकि फंदा गांव बहुत ही छोटा था। जब विद्यालय की छुट्टियां आरंभ हुई, तब उन्होंने फंदा के पास ही एक शहर सीहोर में किराए में एक कमरा ले लिया और उस कमरे में एक बेडरूम और एक किचन था। वह सोचा करते थे कि उनके बच्चों को भी कम से कम शहर में रहने का मौका मिलना चाहिए। सभी बच्चे बहुत खुश थे। दूसरे नंबर की बेटी मेरी मम्मी है। उन्होंने ही मुझे ये कहानी, जो कि पूरी तरह सत्य है, बताई है। नए उत्साह से सभी बच्चे अपने पिताजी और माँ के साथ सीहोर के एक मकान में रुके। दिन तो अच्छे से गुजर गया, पर रात आते ही एकाएक सभी भाई बहनों को कुछ ना कुछ समस्या आने लगी। सबसे बड़े भाई 13 साल के थे। उसके बाद मेरी मम्मी लगभग 10 साल की होंगी। इसी तरह 2-3 साल के अंतर सभी भाई बहन की उम्र थी। जैसे ही रात हुई, मेरी मम्मी को बुखार चढ़ गया। उसके बाद उनके भाई को भी। धीरे धीरे करके सबको चढ़ने लगा। एक बीमार होता, कभी दूसरा, कभी किसी का कान दर्द हो रहा था, कभी किसी के सर में दर्द हो रहा था। कोई ना कोई तकलीफ सभी बच्चों को लगी रहती और दिन में सारे बच्चे स्वस्थ रहते। किसी को कोई बीमारी नहीं थी। ऐसा ही एक हफ्ता बीत गया। दिन में तो सब कुशल रहता, लेकिन रात होते ही सबकी तकलीफें बढ़ जाती। अब तो मेरे नाना जी को लग रहा था कि ये कैसी विडंबना है। मेरे सभी बच्चे स्वस्थ हैं और दिन भर खेलते हैं। कभी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं आई, पर रात होते ही अचानक सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ शुरू हो जाती है। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? उन्हें भी कुछ इस मकान में शंका होने लगी। अगले ही दिन उन्होंने एक पड़ोसी से इस बारे में चर्चा की। उसने बताया कि इस मकान में कोई नहीं रहता, ये मकान बाधित है। आपको इसीलिए कम किराए में ये मकान दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मकान मालिक का क्या, उसे तो पैसों से मतलब है। तब मेरे नाना जी समझ गए और भी लोगों से इस मकान में कुछ बाधाओं के होने का अनुभव बताया। उसी समय मेरे नाना जी ने, जो कि संस्कृत के शिक्षक थे और पूजा पाठ भी लोगों के यहाँ करवाते थे, उन्होंने पूरब दिशा की ओर दुर्गा माँ की प्रतिमा को स्थापित किया। उस जगह को पूरी तरह से गोबर से लीपा और स्वच्छ बनाया गया। उसके बाद उन्होंने लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आरंभ किया। कुछ ही दिनों में रात में बच्चों को जो भी तकलीफ हो रही थी, वह सब अचानक से बंद हो गई। वहाँ का वातावरण सुखद और आनंदमय हो गया। जो भी बाधाएं वहाँ पर विद्यमान थी, वह वहाँ से हट चुकी थी। लग रहा था कि मेरे नाना जी कोई इस कार्य के लिए किसी शक्ति ने शायद वहाँ पर भेजा था। कभी कभी किसी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें जरिया बनाया जाता है, जो हमें नहीं पता होता। ये उस मकान की बाधा को हटाए जाने के लिए एक प्रक्रिया थी। जिनकी सूक्ष्म इंद्रियां जागृत होती हैं, वही ये बात समझ पाते हैं कि हम सभी एक निमित्त पात्र हैं और हमसे एक दिव्य शक्ति कुछ ना कुछ कार्य करवाना चाहती है। अगर इसी भाव से हम जीते हैं, तो मनुष्य का जीवन सार्थक बन जाता है। उस जगह की मुक्ति के लिए मेरे नाना जी को चुना था। आप में से किसी को भी कोई ऐसी जगह मिले जहाँ कोई नकारात्मक शक्ति हो और आपको वहाँ पर इसलिए भेजा गया हो ताकि वहाँ से आप इस नकारात्मक शक्ति को निकाल कर फेंकें, इसलिए घबराइए मत।
किसी स्थान विशेष से आपको लगता है कि आपकी तरक्की रुकी है या कोई भी समस्या स्थान से संबंधित है, तो वहाँ पर देवी को स्थापित करिए। निरंतर पूजा पाठ कीजिए, तो आपकी समस्या और स्थान की बाधाएं दूर हो जाएंगी। जय श्री माता जी। डायन की कहानियाँ बहुत पुराने समय से लोगों में कही सुनी जाती हैं, और आज की जो कहानी है वो भी ऐसे ही एक लोक मान्यता पर आधारित है। इस लोक मान्यता के अनुसार एक गांव था, उसके जमींदार की 2 पत्नियां थीं। दरअसल पहली पत्नी को जब लंबे समय तक कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उसने ही अपनी सगी बहन से अपने पति की शादी करवा दी। छोटी बहन को 2 साल बाद एक बेटी हुई, लेकिन जमींदार को तो बेटे की चाहत थी। कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। पहली पत्नी यानी बड़ी बहन कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। समय पूरा होने पर उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। छोटी बहन को अब ये डर सताने लगा कि उसकी पूछ अब घर के नौकरानी से अधिक नहीं होगी, क्योंकि एक तो वह छोटी थी और दूसरे उसने बेटे की जगह बेटी को जन्म दिया। छोटी बहन के मन में कपट आ गया। वह रूप में अपनी बड़ी बहन की तुलना में अधिक थी। छोटी बहन ने अपने पति को तरह तरह से रिझाने का काम शुरू कर दिया। साथ ही उसने अपने पति के कान भी भरने शुरू कर दिए कि किस तरह उसकी बड़ी बहन अपने पति को रास्ते से हटाकर सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। कुछ समय बाद पति का व्यवहार बड़ी बहन से बदलने लगा। उसके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाने लगा। घर के सारे अधिकार उससे छीनकर छोटी बहन को दे दिए गए। बड़ी बहन को घर की नौकरानी बनाकर रखा जाने लगा। हद तो तब हो गई जब बड़ी बहन से उसका बच्चा छीन लिया गया। बच्चा अब छोटी बहन को दे दिया गया। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन के बच्चे से नफरत थी। वह उसको खूब परेशान करती और उसका ध्यान भी नहीं रखती। बड़ी बहन अपने बच्चे को मिलने के लिए तड़पती, लेकिन छोटी बहन उसे नहीं मिलने देती। माँ और बच्चा दोनों एक दूसरे की जुदाई ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले बच्चे ने इस दुनिया को अलविदा कहा। बच्चे के गम में बड़ी बहन भी दुनिया छोड़कर चली गई। मरने से पहले बड़ी बहन ने एक लंबा खत लिखा। इस खत में उसने पूरे गांव वालों को बताया कि किस तरह उसकी छोटी बहन और उसके पति ने उस पर और उसके बच्चे पर अत्याचार किए। उसने खत में लिखा कि वह ये शरीर छोड़कर जा रही है, लेकिन वह इस अपराध का बदला लेने वापस जरूर आएगी। गांव वालों ने भी इस अत्याचार को चुपचाप देखा, इसलिए उनको भी ये इस अपराध की सजा भुगतनी होगी। बड़ी बहन ने पूरे गांव को श्राप दिया कि अब वहाँ कोई बच्चा अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाएगा। शुरू में लोगों को लगा कि एक औरत का मरने से पहले का गुस्सा है ये, तो कोई दिक्कत नहीं। उनकी गलतफहमी दूर हो गई जब बड़ी बहन डायन बन चुकी थी। वह कई लोगों को दिखाई देती थी। सबसे पहले वह घोड़ों की अस्तबल की सफाई करने वाले नौकर को दिखाई दी। उसने बड़ी बहन को अस्तबल की छत से उल्टा लटका देखा। डर के मारे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पाई। वो बेहोश हो गया। डायन का बदला शुरू हो गया और जल्दी ही जमींदार बीमार रहने लगे। वह रात को नीम बेहोशी में बड़ी बहन को आवाज़ लगाता। वैद्य, हकीम, कोई दवाई काम ना करती। उसके पूरे शरीर में घाव हो गए, जिसमें से मवाद निकलती रहती। इस कदर बदबू आती कि कोई नज़दीक नहीं आ पाता। छोटी बहन को भी चमड़ी का रोग हो गया और पूरे शरीर में खुजली होती रहती। वैद्यों और हकीमों ने उसकी बेटी को उससे दूर रहने को कहा, ताकि ये बीमारी उसकी बेटी को ना हो। छोटी बहन खूब माफ़ी मांगती और मिन्नतें करती कि डायन बनी उसकी बड़ी बहन को उसको माफ़ कर दे, बख्श दे। डायन ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। गांव में हैजा मिला और जितने छोटे बच्चे थे सबके सब काल के गाल में समा गए।
गांव वाले समझ गए कि अब इस गांव में रहना नामुमकिन है, तो वे अपने माल असबाब लेकर गांव से भाग गए। गांव में कुल मिलाकर 3 लोग रह गए, जमींदार, उसकी बीवी और उसकी बेटी। एक दिन सुबह सुबह बेटी की लाश घर के कुएं में मिली। कहते हैं कि जमींदार नींद में ही चल बसा और उसकी बीवी कई दिनों तक अपने घर में दाने दाने को मोहताज होकर मरी। अब उस गांव में कोई नहीं रहता। वहां झाड़ियां और पेड़ उगाए हैं। लोग मानते हैं कि वो डायन आज भी वहां रहती है और इंतजार करती है कि कोई आए तो उसके बच्चे की जान ले ले। वहां से गुजरने वाले लोगों को आज भी एक औरत अक्सर दिखाई देती है, जो उस पुरानी हवेली के खंडरों में बस यूं ही भटकती रहती है। अगली जो स्टोरी है वो कोई स्टोरी नहीं है, वो मेरी तरफ से एक बोनस हॉरर है। और अगर आपको ये बोनस हॉरर पसंद आते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। मैं हर वीडियो में ये बढ़िया तरीके से डालने का इस्तेमाल करूँगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड के कई स्टार्स ऐसे भी हैं जो असल ज़िंदगी में भूतों का सामना कर चुके हैं। इन सेलेब्स का दावा है कि उन्होंने अपनी असल ज़िंदगी में आत्माओं को महसूस किया है। आइए आज आपको सेलेब्स के भूतों से जुड़े दिलचस्प किस्सों के बारे में जानते हैं। आज हम आपको फिल्मों की कहानी नहीं बल्कि उन फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स की आप बीती सुनाएंगे, जो इन कहानियों का कहीं ना कहीं हिस्सा बन चुके हैं या फिर उन्होंने सच में इसे महसूस किया है। सबसे पहले आते हैं हमारी कीर्ति सैनोन। कीर्ति कहती हैं कि उन्होंने भी इसका एक्सपीरियंस तब करा था जब वो दिलवाले के शूट पर थी। उन्होंने बताया कि एक बार शूट के लिए रेडी होते वक्त उन्हें किसी ने धक्का दे दिया। मेकअप आर्टिस्ट उन्हें रेडी कर रहे थे। अचानक एक लोकेशन की बोतल अपने आप गिर गई। जब बोतल को उठाकर वापस उसी जगह पर रखा गया था तो वह फिर से गिर गई। कीर्ति को यह बात बहुत अजीब लगी थी, यहाँ तक कि जब दिलवाले का सेट पूरी तरह रेडी हो चुका था तो सेट पे कीर्ति 4 बार गिरी थी, वो भी अपने आप। दूसरे नंबर पे है रणवीर सिंह। फैशन आइकॉन रणवीर सिंह भी असल ज़िंदगी में डरावना अनुभव कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि बाजीराव मस्तानी के सेट पर उन्हें पेशवा बाजीराव की आत्मा दिखाई दी थी। उनका कहना था काली दीवार पर उन्हें एक शेप दिखाई दी जिस पर धूल मिट्टी से एक आकृति बन गई थी और इसकी मूछ और पगड़ी बाजीराव से मिलती जुलती थी। तीसरे नंबर पे अपने राजकुमार राव। हॉरर फिल्में करने वाले एक्टर राजकुमार राव के साथ भी डरावनी घटना घट चुकी है। एक्टर उस समय फिल्म स्त्री की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश के चंदेरी गए हुए थे। पूरी टीम की लड़कियों को हिदायत दी गई थी कि बाल नहीं खोलने हैं और परफ्यूम नहीं लगाना है। लेकिन रात को 3 बजे टीम का एक मेंबर 20 फीट ऊंची दीवार से नीचे गिर गया। ये बात आज तक पता नहीं चली कि उसे धक्का किसने मारा। चौथे नंबर पे अपने वरुण धवन। इस लिस्ट में वरुण धवन का नाम भी शामिल है। उनके साथ वाकया तब घटा था जब वो ABCD 2 की शूटिंग के लिए लास वेगास गए हुए थे। उन्होंने बताया कि जिस होटल में वो ठहरे थे वहाँ कभी किसी सिंगर की मौत हुई थी। उन्हें अक्सर उस होटल में रात के समय गाने की आवाज़ सुनाई देती थी और दरवाजे भी कभी कभी खुद खुल जाते थे। गोविंदा। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा भी भूतों की स्टोरी से वाकिफ हो चुके हैं। उन्होंने बताया था कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो किसी हिल स्टेशन पर थे। जिस होटल में रुके थे वहाँ उन्हें लगा कि वहाँ कोई औरत बैठी है, लेकिन देखने के लिए जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई वो आकृति अचानक से गायब हो गई। सनी लियोन। सनी लियोनी के साथ भी एक डरावना हादसा घट चुका है। स्प्लिट्सविला की शूटिंग के वक्त वो राजस्थान के जिस होटल में रुकी थी वहाँ रात के समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उन्हें पकड़ा हुआ हो, और जब अचानक आंख खुलती तो उन्हें बिना आंख मुंह नाक वाली अजीब सी आकृति दिखाई देती थी। गुरमीत चौधरी। रामायण की शूटिंग के दौरान
गुरमीत ने भूत का एक्सपीरियंस किया। जब एक शमशान के पास सीरियल की शूटिंग हो रही थी और एक मेकअप आर्टिस्ट अचानक गुजराती में बात करने लगी, जबकि वो साउथ इंडियन थी और उसे गुजराती नहीं आती थी। इमरान हाशमी। इमरान हाशमी कई हॉरर फिल्में कर चुके हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असल ज़िंदगी में भी उनका पाला भूतों से पड़ चुका है। ये बात तब की है जब वो मैथरन में छुट्टी बिताने के लिए गए हुए थे। वहाँ वो एक होटल में रुके थे। रात के समय उन्हें अजीबोगरीब चलने की आहटें और चीख सुनाई देती थी। तो ये मेरी बोनस क्लिप थी। मुझे लगता है कि शायद इसमें थोड़ी सी गलती होगी या फिर जैसा भी होगा, हमें वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आगे वीडियो से नहीं करूँगा, बस आप कमेंट में बता दीजिएगा ज़रूर।